और आप लोगों को तो एक बड़ी बात बताता हूँ, मैं भूल ही गया, आज तक हम लोग बात नहीं कर पाए। अभी आप लोग के साथ में बीच में एक पर्सन है, उनका नाम भव्य है, ठीक है। आप लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन ये आप लोग सबसे जूनियर है, सबसे जूनियर मतलब बहुत ही ज़्यादा जूनियर। ठीक है, लेकिन ये मैं अगर कहूँगा कि मोटिवेशन वाली बात है, तो ये आप लोगों के लिए बड़ी 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 वाली बात है, जो कि मोटिवेशन हो जाएगी। रीज़न मैं बता दूं कि अभी ही इज स्टडिंग इन ग्रेजुएशन, यानी इनका अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द ग्रेजुएशन येट। एलएलबी की बात दूर छोड़ दीजिए, समझ सकते हैं। लेकिन इनका टारगेट गोल क्लियर है। और मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तक जितने दिन से मैं इस फील्ड में हूँ, इस टीचिंग फील्ड में, मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं। और मज़ेदार चीज़ बताऊंगा, तीनों लोग यूपी से ही मिले हैं, मतलब जिनका गोल क्लियर है। और मैंने देखा कि 10+2 किया और उसके साथ सीधे यहाँ क्लास में आ गए। और क्लास किया करीब करीब 3 साल, फिर 3 साल उधर अपना सेल्फ स्टडी और कॉलेज किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी निकालना था निकाल लिया। सिविल जज एपीओ जो भी था फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। मतलब मैं इसलिए इनको बता रहा हूँ कि, और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ मैं जो देखता हूँ अपने यहाँ डे टू डे लाइफ में, लोग पहले एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। एलएलबी में एडमिशन लेने के बाद कहते हैं जी सर पहले बार कौंसिल एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। बार कौंसिल एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर कोर्ट जाते हैं, फिर नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, फिर स्टडी करते हैं। तो ये, और अभी इनका पोजीशन आप सब समझ सकते हैं कि इनका पोजीशन भारी होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना गोल क्लियर रखना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, और कोई मेरा इसके पीछे पर्पस नहीं है। और कभी कभी मेरी बुद्धि सच में चकरा जाती है कि यूपी में लोग बहुत क्लियर कट गोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर गोल, ये करना है तो करना है, और उसके लिए अभी से रास्ता चुन लेते हैं। ठीक है, इनके और एक मामा श्री हैं, वो भी हम लोगों के साथ ही पढ़े हैं, अभी वो एडीजे की तैयारी में लगे पड़े हैं। तो कहने का मतलब कि क्लियर कट गोल रखिए आप लोग अपना, जो भी है। अगर एडवोकेसी करनी है तो एडवोकेसी में, जुडिशरी करना है तो जुडिशरी में, जो भी करना है वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और कोई मेरा पर्पस नहीं है इसको। अब चूंकि देखिए आप लोगों के सामने मैंने बात रख दी है, तो ये फर्स्ट टाइम ये सीपीसी को फेस करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पर ये स्ट्रेटजी रख रहा हूँ, अगर सबके लिए बता रहा हूँ कि जो है फर्स्ट अभी हम लोग 1-2 घंटा आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर पर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने टाइम दे दिया है। तो इसमें शुरुआत में जो भी है पार्ट हम लोग स्टडी मटेरियल, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा वो डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और मैंने सब रखा हुआ है आप लोगों के लिए। मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ देख के रखा हुआ है, तो मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर है, तो हम लोग उसको डील करेंगे मेंस का क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, और आप लोग के पास भी है तो। और मैं यहाँ टारगेट है कि जो भी स्टेट है, जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस स्टेट का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग 1-to-1 करके डिस्कस करते जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स का होगा चाहे मेंस का होगा। तो अभी स्टेट वाइज जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास वो निकालेंगे, और बाकी धीरे धीरे डील करेंगे। लेकिन थोड़ा पार्ट मैं यहाँ इनके लिए मतलब शुरुआत से बता देता हूँ, जिनका रिवीजन हो जाएगा अच्छी बात है, और अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओके है सबको, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अगर जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप बस जुड़े रहिए। और मैं शुरुआत में भी टॉपिक डिस्कस करूँगा, फिर एमसीक्यूज, और फिर अपना जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ओके है एनीबडी, सबको किसी को दिक्कत तो नहीं है यस ना? सर। बताइए। ठीक है। हाँ जी प्रिया जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो आपका भी एग्ज़ाम है, बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए भी ठीक है। तो चलिए फिलहाल शुरुआत से इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे आगे से। बहुत सिंपल सिंपल पार्ट है, आप लोग थोड़ा हेल्प करोगे तो और जल्दी ही कवर कर लेंगे। ये बताइए, सीपीसी की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से हम लोग सीधे क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं सेम एक चीज़। अगर हम लोग सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में जो हम लोग बात करें तो सीपीसी का जो पूरा नाम निकल के आता है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द सीपीसी, यानी हम लोग जिस टॉपिक को, ये सॉरी जिस सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं वो है सीपीसी। तो सीपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीपीसी का पूरा नाम हो जाता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, या सिविल प्रोसीजर कोड। इसका सही नाम हो जाएगा कोड ऑफ। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आप लोग आंसर बताते चलना, और जिनका है मतलब जिनको भी शुरू से समझना है उनके लिए भी है, ठीक है। एकदम बेसिक वाली चीज़ बता रहा हूँ,
फिर हम लोग क्वेश्चन में आ जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चन टॉपिक दोनों मिला के दे रहा हूँ। नाउ अब ये जो कानून है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो कभी मान ले पूछ दे, कोई इंटरव्यू में पूछ दे, कहीं लिखना पड़े, तो गलती से सिविल प्रोसीजर कोड नहीं लिखना है। इसका जो सही आंसर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है। और अगर पूरा नाम पूछता है तो आपको क्या लिखना होगा, पूरा नाम क्या होगा बताइए। एकदम ऑडियो ऑन रखना है, जहाँ तक हो सके ऑडियो ऑन रखिए और रिप्लाई कीजिए अनम्यूट करके। ये बताइए दी सिविल दी वर्ड प्रोसीजर आगे का पूरा जाएगा नाम सर। क्या होगा। सर दा वर्ड यूज हो जाएगा स्टार्टिंग में से, द हाँ, कोड ऑफ। दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और इसके साथ लास्ट में लग जाएगा 1908। दिस इज द कंप्लीट नेम यानी शॉर्ट टाइटल। भव्य आवाज आ रही है आपको। जी सर। हाँ, तो आराम से बिल्कुल नोट करिए, ये तो ऐसे मैं दे दूंगा, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं बिल्कुल रिलैक्स होके। सो नाउ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका पूरा नाम अगर लिखना पूछेगा तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 हो जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर मोटी बात ये आती है, यानी बड़ी बात सीधी बात ये है कि जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को कब लागू किया गया था, किस समय लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को कब लागू किया गया था। 1 जानेवारी 1908 1 1909 जनवरी 1909, ठीक है। 1909 तो 1 जनवरी 1909 को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को लागू किया गया था। जिनका जिनका एग्जाम है वन लाइनर बनाते जाएं तो बहुत अच्छा है, या बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे सीपीसी, और यहाँ डैश लिख के लिख सकते हैं फोर्स, और डैश में लिखिए 1 जनवरी 1909। बहुत शॉर्टकट में, जितना इजी हो सकता है, रिवीजन के पर्पज से बहुत आसान हो जाएगा। हम बात करते हैं सेक्शन 1, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं सीपीसी के अंदर, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन सीपीसी। कितने सेक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, एनीबॉडी रिमेंबर, कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं। अभी रिसेंटली फिनिश किया है तो ये नहीं बोलना कि नहीं कवर है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 158। यहाँ देख सकते हैं 158 158। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 158, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक आता है कि उसके बाद स्कीम की ही बात करेंगे कि जो सीपीसी है, ध्यान से समझिएगा, सीपीसी जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। सीपीसी में एक हिस्सा है जो डील करता है किसको, सेक्शन सेक्शन को डील करता है, और दूसरा जो है वो ऑर्डर ऑर्डर को डील करता है, यानी सेक्शन और ऑर्डर लिखा हुआ है। तो बेसिकली सीपीसी में दो चीज़ें बताता है। तो जहाँ सेक्शन लिखा है उसको आप सिंपल बोल दो सब्सटैंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ, यानी कि एस फॉर सेक्शन और एस फॉर सब्सटैंटिव लॉ, और ओ से ऑर्डर है, तो ये एक्चुअली प्रोसीजर की बात करता है। हालांकि ये पूरा एक्ट जो है ये अपने आप में प्रोसीजरल लॉ कहलाता है। इसको हम प्रोसीजरल लॉ ही कहते हैं क्योंकि ये सिविल मैटर के प्रोसीजर को डील करता है, ठीक है। सीपीसी बेसिकली सिविल मैटर के प्रोसीजर को डील करता है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में आता हो कि सर सिविल मैटर क्या होता है, तो कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा मुकदमा, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें एकदम हम इन पर्सन बात करते हो, यानी जहाँ पर हम पर्सनल इश्यूज के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं, उसको हम सीधे सीधे शब्दों में सिविल मैटर कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, उसको हम सिविल मैटर कहते हैं, जहाँ पर एकदम पर्सनल मैटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स का मामला आता है तो ये बिल्कुल पर्सनल है। हस्बैंड वाइफ से क्यों तलाक ले रहा है इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वाइफ हस्बैंड से क्यों तलाक ले रही है कोई मतलब नहीं है, टोटली इनपर्सनल है। तो यहाँ पर हम इसके लिए अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सिविल मैटर हो जाएगा। अगर आपकी ज़मीन है और मैंने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, या मैं कहता हूँ कि वो ज़मीन मेरी है, आप कहते हैं मेरी है, तो जब मेरी मेरी एक ही ज़मीन के टुकड़े के लिए हम लोग कर रहे हैं, यानी टाइटल का झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा टाइटल है, इस पर मेरा टाइटल है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिविल मैटर। तो बेसिकली इसमें मोटी तो बात क्या होती है कि हमें इसमें बस ये समझना होता है कि सिविल मैटर किसको कहते हैं, सिविल मैटर क्या होता है। तो सिविल मैटर उस मैटर को कहेंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल राइट्स की बात करते हैं। कहीं भी किसी भी पॉइंट से उठा के देखेंगे
तो आपको सिर्फ इसमें पर्सनल राइट्स ही इन्वॉल्व आएगा, नज़र और कुछ भी नहीं आएगा। तो जहाँ पर्सनल राइट्स दिखा, आप आंख बंद करके वो समझ जाना कि वो सिविल मैटर है मोटे तौर पर इन जनरल। ठीक है, तो इतना तो आप पकड़ सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि भाई सिविल मैटर है, चलिए अच्छी बात है। अब सिविल मैटर को यानी सीपीसी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक होता है सेक्शन, एक होता है ऑर्डर। एक को कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ, एक को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। यानी कि अब सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में क्या फ़र्क है? तो सब्सटैंटिव और हालांकि पूरा एक्ट है प्रोसीजरल, फिर भी इसको हम सब्सटैंटिव और प्रोसीजर में बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? क्योंकि जो इसका सब्सटैंटिव पार्ट है वो ये सिंपल कहता है कि भाई आपको ये राइट्स होगा। ठीक है, आपको ये राइट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत में एक कानून है कि कहीं अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर अगर गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग करनी है, तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी वैलिड डीएल होना चाहिए। तो ये जब हम कहते हैं कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो मेरे ऐसे कह देने से क्या हो जाएगा? आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गई अगर आपके पास है, नहीं है तो नहीं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको प्रोटीन का खाना खाना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट। डॉक्टर कभी पका के खिलाएगा क्या? डॉक्टर कभी पैसे देगा कि लो ये पैसे लो और जाके प्रोटीन खरीद के लाओ या ये वाला खाना लेके खाओ, मैं तुमको खरीद खरीद के देता हूँ? नहीं देता है। वो सिर्फ स्टेटमेंट देता है, जस्ट स्टेटमेंट कि ये तुमको करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर चेकअप कर। दिस इज जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, बेयर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको राइट्स बताया गया कि आपको गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग करनी है, इंडिया के किसी भी स्टेट में करनी है, यू मस्ट हैव वैलिड डीएल। बट ये डीएल बनेगा कैसे? हाउ वी गेट द डीएल? हमें ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे मिलेगा? ये बात अगर हमें पता करनी हो तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये बात हमें पता चलती है कहाँ से? वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर बनाने की बात होगी तो कहाँ से पता चलता है? वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस की बात पता चलती है प्रोसीजर से। यानी इसके लिए हमारे पास है सेक्शन और यहाँ पर हमारे लिए बना हुआ है ऑर्डर। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस जो सीपीसी में आपको दिया गया है वो कितना है? सेक्शंस कितना है सीपीसी में? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 158। 158। अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करें तो कितने ऑर्डर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन सीपीसी कितने हैं? हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर इन सीपीसी? एनी आइडिया? किसी को पता है? पता तो सबको है। हाउ मेनी ऑर्डर्स? बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं। कितने ऑर्डर्स हैं? 51 सर। 51। ठीक है, रिप्लाई करते जाइए जहां आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे पास बन के आ गया 51। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि सबसे लंबा सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो उसको हम कौन सा ऑर्डर है? द लॉन्गेस्ट ऑर्डर। लॉन्गेस्ट ऑर्डर इन सीपीसी अगर हम कहें तो कौन सा है? ऑर्डर नंबर 21 सर। 21। ठीक, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक सेक्शन होता है, जैसे सीपीसी में सेक्शन होता है, सेक्शन से छोटा क्या होता है? सब सेक्शन होता है। सेक्शन से छोटा सब सेक्शन होता है। सब सेक्शन के नीचे क्या होता है? क्लॉज होता है। क्लॉज के नीचे क्या होता है? सब क्लॉज होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम ऑर्डर में चले जाएंगे तो ऑर्डर के नीचे क्या होगा? रूल होता है। रूल के नीचे क्या होगा? सब रूल होता है। ये सिस्टम काम करता है। ऑर्डर में रूल, सब रूल, क्लॉज, सब क्लॉज वो आगे चलता रहता है एज इट इज़। तो यही बात यहाँ पर आई है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सीधे। जब हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, तो बड़ा बेसिक सा पॉइंट हम लोग यहाँ से डील करेंगे कि ये जो कानून है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो कानून है 1908 में ड्राफ्ट हो गया और 1 जनवरी 1909 से लगा। यानी ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था ओरिजिनली और अंग्रेजों ने ही इसको लागू भी किया था। अगर हम ये कहते हैं
कि अंग्रेजों के बनाए हुए इतने पुराने कानून को हम आज तक क्यों कॉपी कर रहे हैं, वाई वी आर कॉपिंग इट। तो इसका सिंपल आंसर है आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इतना याद रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो आपको अगर कोई पूछ दे कि भाई इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इतने सारे सब पुराने पुराने कानून हैं, हम उसको आज भी क्यों ढो रहे हैं, 100-200 साल पुराने कानून को क्यों कैरी कर रहे हैं? उसका कारण है आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्ट नंबर की, तो सीपीसी का जो एक्ट नंबर होता है वो है 1908। तो अगर सवाल में गलती से भी पूछ दे तो याद रखना है एक्ट नंबर 1908। बहुत बार आप लोगों को देखने के लिए ये मिल जाएगा कि आपको सिंपल कहीं पर लिख दिया जाएगा एक्ट 5 ऑफ 1908 ऐसे, और मैं पूछ देगा इसका पूरा नाम लिखिए, तो क्या करेंगे फिर? यहाँ लिखा हुआ एक्ट 5 ऑफ 1908, तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, तो लीगल फील्ड में क्या होता है, किसी कानून का नाम सेम हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोड कोड कोड, तो पहले था ना इंडियन पीनल कोड, तो अगर सिर्फ कोड लिख देते यहाँ से, तो भाई कोड तो इंडियन पीनल कोड भी था, कोड तो हमारे लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी था, कोड तो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड भी था, तो कोड 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 सब तो कोड ही है। आज भी देखेंगे तो सब एक्ट ही है, अगर आज भी देखेंगे तो संहिता ही है। तो संहिता तो हमारा न्याय संहिता, न्याय बीएनएस संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संहिता है, फिर भारतीय अपना साक्ष्य अधिनियम, तो संहिता में कंफ्यूज हो जाएंगे कभी अधिनियम में। तो उसकी पहचान जो होती है इस नंबर से होती है, इसीलिए इसका भी अपने आप में वैल्यू है। सो एक्ट नंबर अगर लिखा हो तो एक्ट 5 ऑफ 1908 का मतलब है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नाउ तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे पहला मामला, तो यहाँ पर देखिए ये है 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 ये वो तारीख है जिस समय वहाँ के, उस समय जब भारत गुलाम था तो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति बड़े हैं, सबसे बड़ा कौन है अपने इंडिया का? सबसे पहला फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति। तो उस समय कौन होता था? गवर्नर जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल जब साइन कर देते थे तब जाकर के कोई कानून बनता था। आज कोई साइन कौन करेगा? आज साइन करने वाला पर्सन कौन है? राष्ट्रपति। तो जब तक राष्ट्रपति किसी कानून पर साइन नहीं करेंगे वो कानून बन ही नहीं सकता। तो जिस तारीख को, जिस डेट को साइन राष्ट्रपति करें या जिस तारीख को गवर्नर जनरल ने साइन किया था, उसी डेट को हम डेट ऑफ एसेंट बोलते हैं। ये हमेशा हर एक कानून में रहेगा और ये आपको हर जगह राइट साइड में ही लिखा जाता है। ये ट्रेडिशन मान के चलिए, कस्टम मान के चलिए, लॉ फील्ड में, एक्ट में हमेशा राइट साइड में जो डेट लिखी रहेगी ये लागू होने की डेट नहीं है, ये डेट ऑफ एसेंट है। जिस तारीख को राष्ट्रपति ने या गवर्नर जनरल ने साइन किया होगा उसकी डेट है लिखी हुई है। ठीक, तो ये बड़े बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अगर कहीं पूछ ले तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानना जरूर है। उसके बाद यहाँ पर मामला आता है ये 2 लाइनों का। ये 2 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल को आप ऐसे समझिए, हिंदी में तो इसको बोलते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है प्रस्तावित, मतलब हम किसी चीज़ का प्रस्ताव रखते हैं। जैसे मतलब हमें कोई 2 लोग बात कर रहे हैं और दोनों सीनियर लोग हैं, तो वो एक आदमी बोलता है देख भाई मेरे तरफ से प्रपोजल है, प्रस्तावना है, प्रस्ताव है कि भाई मैं मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से करना चाहता हूँ। अब तेरी मर्जी, करना है तो कर, नहीं करना है तो माना कर दे, लेकिन मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ ये करना चाहिए। तो अब उसी तरीके से मैं एक सिंपल लेमन लैंग्वेज बता रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पर समझने के लिए बात करें लीगल सेंस में, तो प्रियम्बल का मतलब है कि हमें इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई दिस लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द देन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। उस समय की जो सो कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, आज भारत सरकार है, तो उसको ये कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, उसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर लिखा है। एक्ट का मतलब होता है कानून, और कानून कौन सा? एसीटी एक्ट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट?
ACT एक्ट, अगर ये कैपिटल में एक्ट लिखा हुआ है यानी कैपिटल A, तो इसका मतलब होता है द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। आज की तारीख में पार्लियामेंट अगर कानून बनाएगी तो उस कानून को हम कहेंगे एक्ट। और सिंपल ACT एक्ट क्या होता है, जो हम लोग BNS में पढ़ते हैं, तो BNS में ACT एक्ट रहता है, मतलब वो काम जो कानून आपको करने से मना करता है BNS के सेंस में। या एक्ट का मतलब होता है कोई कार्य करना, कोई वर्क करना, कोई ऐसा काम जो कानून मना करे करने के लिए उसको। तो खैर, तो यहाँ पर जो एक्ट है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। देखिए वहां पर जुडिकेचर लिखा जाता था, ठीक है, पहले जुडिकेचर लिखा जाता था, तो पटना हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सब जुडिकेचर में आते हैं। सो नाउ एन एक्ट टू कंसोलिडेट, यानी हम एक कानून बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं ताकि हम कंसोलिडेट कर सकें, अमेंड कर सकें किस कानून को, यानी कि सिविल कोर्ट के जो सिविल कोर्ट के प्रोसीजर को डील करने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, CPC को बेसिकली पहला जो पर्पस है वो यही है, कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए बनाया है, पर्सन को नहीं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यही चीज निकल के आएगी। अक्सर लोग क्या जवाब दे देते हैं, सर कि ये जो CPC है ना, ये सिविल मैटर को डील करने के लिए बनाया गया। भाई कहाँ लिखा है, ये कोर्ट को रेगुलेट यानी कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, पर्सन को नहीं, पार्टी को नहीं, ये कोर्ट को ही बनाया गया था। यहाँ पर लाइन आप पढ़ करके खुद से खुद समझ सकते हैं क्या लिखा है, द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स, यानी कोर्ट का प्रोसीजर, ऑफ सिविल जुडिकेचर, यानी सिविल जुडिकेचर के कोर्ट के प्रोसीजर को डील करने के लिए हमने यहां पर कानून बनाया है। ये सिंपल बात है, यानी कि कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, तो याद रखिएगा कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। सो कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, उसको डील करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रोसीजर को डील करने के लिए हमने क्या बनाया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909। ठीक है, ये सिंपल फंडा समझिए, क्योंकि 1908 1909 नहीं 1908। नाउ अब यहां पर मामला खत्म, ठीक। अब इसमें दूसरी बात आती है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट, अब इसको पढ़ने की, कॉन्सोलिडेट अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर, किसका प्रोसीजर, ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुडिकेचर, इट इज हियर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। तो अब आप दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज डाल लीजिए, सिविल कोर्ट में जो भी सिविल की कार्रवाई होगी, सिविल कोर्ट में जो भी सिविल की, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये प्रियम्बल को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। हम लोग देखते हैं या हम लोग कभी कभी करते हैं, मान लीजिए कभी कभी कोई कोर्ट जो है ना अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके बात करने लगता है, सिविल जज है ना, सिविल जज का तो आप जानते ही आजकल सेंटर में नहीं रह रहे हैं कुछ कुछ, तो अब सिविल जज जो है ना अपने आप क्या करते हैं, कभी कभी अपने जो पावर से बियॉन्ड जाते हैं, अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाते हैं, तब हम लोगों को ये बात कहना पड़ता है कि जो आप सिविल जज हैं वो CPC के लिए हैं, और CPC ने आपको रेगुलेट किया, पार्टी को रेगुलेट नहीं किया है। CPC कहता है कि भाई जो अपना सो कॉल्ड सिविल जुडिकेचर है, कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर है, उसके जो प्रोसीजर है उसके कानून को हम डील कर रहे हैं, यानी कोर्ट के कानून को डील कर रहे हैं, किसी और के कानून को डील नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को हमको ध्यान देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, तो अब सबसे पहला जो सेक्शन यहां से आता है, सबसे पहले सेक्शन में क्या निकल के आएगा, देखिए अब यहां से आया सवाल, सेक्शन 1 ऑफ CPC डील्स विद, सेक्शन 1 किसको डील करता है, सेक्शन 1 डील करता है डेफिनेशन को, जुरिस्डिक्शन को, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट को। तो सही जवाब क्या होगा, टाइटल भी है, एक्सटेंट भी है और कमेंसमेंट भी है, तो इन तीनों को डील करता है। लेट्स सी, यहां भी आपको देखेंगे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंट, इन तीनों को डील करता है वन बाय वन। तो अगर आपको कोई चीज़ समझनी है, मैं थोड़ा एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे सेक्शन 1 में 3 टर्म लिख दिया, कॉमा 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 लिख के एंड, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर कितने सब सेक्शन हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 और नीचे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे तो यहाँ आप देखिए 3, इसमें आपको 3 सब सेक्शन मोटे तौर पर मिल रहे हैं, और यहाँ पर है चौथा फिलहाल। लेकिन अगर आप इससे आइडिया लगाएंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि कम से कम 3 सेक्शन सब सेक्शन होंगे। एक सब सेक्शन होगा जो शॉर्ट टाइटल को डील करेगा, दूसरा होगा जो कमेंसमेंट को डील करेगा, और तीसरा जो सब सेक्शन होता है वो एक्सटेंट को डील कर रहा है। तो सीधे सीधे 3 सब सेक्शन, 3 अलग अलग टॉपिक जो कि एक सेक्शन डील कर रहा है। यानी सेक्शन वन जो है वो 3 चीज़ों को डील करता है, शॉर्ट टाइटल को भी डील करता है, कमेंसमेंट को भी डील करता है, और एक्सटेंट को भी डील करता है। कमेंसमेंट का मतलब पता ही है कि कब से लागू किया गया, और तीसरा क्या है, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार। विस्तार का मतलब क्या है, देखिए कानून में शुरुआत से इस चीज़ को जान लीजिए कि अपने अगर एग्जाम के पर्पज से बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बियॉन्ड एग्जाम थोड़ा आपको सीखना है, समझना है, तो समझिए कि कानून भेदभाव करता है, लेकिन हम उसको भेदभाव नहीं कह सकते हैं। कुछ पॉइंट पर हो सकता है, कुछ पॉइंट पर नहीं होता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ जी तुम्हारा जो ये कानून है भेदभाव करता है, आर्टिकल 14 का वायोलेशन करता है, तो फिर वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाता है। इस बात को क्लियर समझिए। तो यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझिए। अगर हम एक्सटेंट की बात करते हैं तो कोई कानून जो है, कोई भी कानून नॉर्मली सामान्य तौर पर पूरे भारतवर्ष में, सामान्य तौर पर पूरे भारतवर्ष में एक समान लागू नहीं होता है। जैसे इसी कानून की बात कर लें तो सीपीसी पूरे भारतवर्ष में नहीं लगता है, कुछ हिस्सों में नहीं इसका असर होता है, और पूरे बाकी भारत में होता है। जैसे देखिए, नाम तो पता चल गया, किस दिन लागू होगा ये पता चल गया, 1 जनवरी 1909 को लागू होगा। चलिए ठीक है। अब ये सब जितने हैं ना, ये सब काम की चीज़ है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, एग्जाम में नहीं। यहाँ देखिए, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। क्या लिख दिया, सब सेक्शन 3, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट का मतलब है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगा, एक्सेप्ट यानी किसके अलावे, तो नागालैंड में आपका सीपीसी नहीं चलता है। द स्टेट ऑफ नागालैंड सीपीसी को नहीं चलाता, और चौड़े होके भारत सरकार कहती है कि हम सब एक हैं, सबका विकास सबका साथ, वो सब जो है ना डायलॉग, वो डायलॉग सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। तो पब्लिक को असली मुद्दे से डाइवर्ट करना है तो किसी और चीज़ में लेके चले जाइए। मैं बार बार कहता हूँ ना कि कभी भी कोई भी सरकार आज़ादी के बाद से कोई भी सरकार ये नहीं कहती है, चाहती है कि जनता जो है कानून जाने, क्योंकि जिस दिन जनता कानून जान गई, और आज के डेट में अगर जनता कानून जान गई तो और सबसे भारी है, क्योंकि अगर सबको ही कानून जान जाएगा तो सबको अपना मोबाइल निकालेगा और सब अपना एक एक वीडियो बनाना शुरू कर देगा, और बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार चलाना। पहले तो लोग बताते ही नहीं थे, जानने ही नहीं देते थे। और लोग, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लोगों को कानून नहीं पता है, और सरकार उसी कानून का सहारा लेकर के, उसी कानून का नाम लेकर के लोगों को बंद कर देते थे। तभी तो लोग बाद में जब लोग फंसते थे जाल में तो बाप बाप कर रहे हैं, यार कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गया। तो जानकारी नहीं है तो फंसना ही फंसना है, फंसेंगे ही फंसेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे कोई और हो। जानकारी हुई तब तो ठीक है, नई जानकारी है तो फंसना तय है, 200% गारंटी है। तो वही बात यहाँ पर भी है, और कोई सरकार नहीं चाहती। तो देखिए नागालैंड है, अब ये कौन सी सरकार आपको बता रही है, सब कहते हैं नागालैंड 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 इंडिया का है। अरे भाई जब नागालैंड इंडिया का है तो नागालैंड पे सीपीसी लगा के दिखाओ, क्यों नहीं लगाते हैं। भारत सरकार के होम मिनिस्टर भी कहे ना कि हाँ जी नागालैंड पे हम सीपीसी लगा देंगे, लगाइए। आप कहाँ, आपका बस कहाँ पर चला, आपका बस चला जम्मू कश्मीर पर, तो आपने जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया, जम्मू कश्मीर पे लगा दिया। लेकिन अभी भी समझिए नागालैंड इतना अपने आप को शेर समझता है कि भाई दिल्ली उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नागालैंड पे नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात, ट्राइबल एरियाज पर तो आप भूल ही जाए, और ये छूट किस में है, क्रिमिनल प्रोसीजर में भी है और सिविल प्रोसीजर में भी है। तो नागालैंड के बारे में देख लीजिए, नागालैंड एक इकलौता स्टेट है भारत का, कहते तो है भारत का, सो भारत का इकलौता स्टेट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन से छूट प्राप्त है, और इसकी वजह से ना तो वहाँ पर हम सिविल प्रोसीजर लगा पाते हैं, ना तो वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होता है। तो ये दोनों चीज़ जान लीजिए, नागालैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको शेयर कर दिया। नाउ अब आगे बढ़िए। अब इसके अलावा एक बात इन्होंने बस लिख के छोड़ दी है कि अगर वहाँ की सरकार चाहेगी, नागालैंड की सरकार या जो कोई कोकल्ड वहाँ की सरकार, अगर नागालैंड के अलावा ट्राइबल एरियाज हैं तो वहाँ पर जो सरकार चाहेगी तो लगा सकती है पूरा का पूरा सीपीसी, या सीपीसी में चेंजेज करके
सीपीसी में परिवर्तन करके, सीपीसी को अमेंड करके वहां की सरकार लगा सकती है। मतलब जो सीपीसी आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि नागालैंड में उस सीपीसी में चेंजेस कुछ कर दे, अगर वहां लगता है तो। ठीक है, तो वो बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बोले होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि पूरा का पूरा, सोकल पूरा का पूरा यहाँ की सीपीसी या पार्ट ऑफ सीपीसी, पूरा का पूरा सीपीसी या पार्ट ऑफ सीपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड में नहीं लगा सकते। मतलब वो अपने हिसाब से लगाएंगे अमेंड करके। और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस में भी विथ सच सप्लीमेंटल, सप्लीमेंटल वो अपने हिसाब से बनाएंगे, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस। ये मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज करके, कहते हैं ना गाड़ी को मॉडिफाई करा दें। तो भाई आपने क्या कर दिया, कितनी छूट दे दी नागालैंड को, बोले नागालैंड जाओ अपनी मर्जी से जी ले अपनी जिंदगी। सीपीसी में तुमको जहां पर चेंज करना है, तुम 3 तरह का चेंज कर सकते हो, सबसे सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल। ये तीनों चेंज करने के लिए तुम फ्री हो, यू आर फ्री टू मॉडिफाई द लॉ, यू आर फ्री टू मॉडिफाई द कानून ऑफ सीपीसी। बड़े मजे से करो, हम छूट दिए हुए हैं। तो ये छूट सिर्फ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को मिला हुआ है। और ट्राइबल एरिया का जिसको मतलब नहीं पता, वो यहाँ पर आपको पहले भी बता रखा है, यानी कि जो बीएनएसएस में सेम मतलब है। ट्राइबल एरिया का मतलब वही एरिया होगा, वो क्षेत्र होंगे जो 21 जनवरी 1972 के पहले वो अपने आसाम क्षेत्र के हिस्सा थे, यानी आसाम का जो हिस्सा है। अच्छा, उसमें भी क्रिस्टल क्लियर लिख दिया है इन्होंने कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैराग्राफ नंबर 20, क्या लिखते हैं, 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन पैरा नंबर 20 के अंदर जिसको जिसको हम क्षेत्र मानते हैं आसाम का, या जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, वो वही यहां पर सिर्फ रहेगा, क्या वही यहां पर सिर्फ रहेगा आपका ट्राइबल एरियाज। बस अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी वही कहानी है, इसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है। अमनदीपी लैंड है, ईस्ट गोदावरी है, वेस्ट गोदावरी है, विशाखापट्टनम है, हाँ विशाखापट्टनम एजेंसी इन दिस आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोड शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द एप्लीकेशन सो एंड सो। तो इसके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया है, यानी जैसे आप कहते हो ना कि कोई कानून बन गया और पूरे भारतवर्ष में लग गया, भाई ऐसा नहीं है, छूट है यहाँ पर, आपकी सरकार जैसा चाहेगी घुमाएगी। तो सरकार को मजबूरी कहिए, जरूरत कहिए, चाहे जो कहना है कहिए, लेकिन सरकार जो है सीधे सीधे लागू नहीं कर सकती है भारत की सरकार। ओके, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। तो यहां पर आ गया सेक्शन 1 ऑफ सीपीसी डील्स विथ टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब आइए नेक्स्ट, विच एक्ट डिड द सीपीसी 1908 रिपील। अब ये वहां पर आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर कहता है कि वो कौन सा कानून था जिसको सीपीसी ने रिपील कर दिया। अब बता सकते हैं इसमें से कौन सा कानून था, एनीबॉडी, एनी आइडिया, कोई आइडिया है कौन सा कानून था, तुक्का मार के बताइए अगर नहीं जानकारी है तो। कोई कानून है जिसको सीपीसी ने रिपील किया, जैसे अभी बीएनएसएस बना तो सीपीसी को खत्म किया गया ना, सीपीसी को मिटाया गया, तो भाई यहां पर कौन सा कानून था जिसको हटाया गया। इसके लिए हिस्ट्री में जानना है तो खैर मैं उतनी हिस्ट्री में नहीं ले जाऊंगा, सिंपल इसका आंसर है सीपीसी 1882। 1882 का एक सीपीसी हुआ करता था जिसको कि खत्म किया गया, इसी को रिपील किया गया और रिपील करके 1908 वाला लाया गया था। यानी 1908 के पहले भारत में 1882 का सीपीसी चलता था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट। तो शॉर्ट टाइटल यहां पर आंसर आप लोग दे सकते हैं, देखिए यहां पर दी लगा हुआ है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। नाउ सीपीसी का देखिए एप्लीकेशन कहां पर होगा, सीपीसी का एप्लीकेशन अप्लाइज टू ओनली हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो इसका आंसर होगा ऑल सिविल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर सारे सिविल कोर्ट पर होगा, भारतवर्ष के सारे सिविल कोर्ट्स पर लागू होगा। यानी सीपीसी किस पर लगता है, पार्टी पर लगता है, नहीं कोर्ट पर लगा रहा है। यानी ये कह रहा है, कोर्ट को बोल रहा है कि भाई जो कानून है
ये कोर्ट को रेगुलेट एक तरीके से कर रहा है। ऑल सिविल कोर्ट्स इन इंडिया एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। ओके, नाउ द सीपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सीपीसी का विस्तार, अब विस्तार अगर पूछेगा तो कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन कौन सा है बता सकते हैं, एक्सटेंट कहां पर दिया हुआ है बताइए, सीपीसी का एक्सटेंट कहां पर है बताइए। वन का सेक्शन सबसेक्शन 3। Section 1 का सबसेक्शन कौन सा लगेगा, ABC 1 2 3 3 3 3। तो अगर ऐसे आपने लिख दिया एग्जाम में, ऐसे बता दिया इंटरव्यू में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कोई माइका लाल नहीं नंबर काट सकता है। नो वन कैन स्टॉप, यू आर अनस्टॉपेबल, कोई नहीं स्टॉप कर सकता। सिर्फ सेक्शन 1 में भैया 3 चीजें, आपसे पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बता दिया कि मैं सो एंड सो ABC अपार्टमेंट में रहता हूँ। और भाई अपार्टमेंट में बताने से अच्छा आप बोल दो कि अपार्टमेंट है ये, फ्लैट नंबर है ये, तो वो स्पेसिफिक हो गया। मैं कल आपको मिल सकता हूँ कि अच्छा इसने बताया था इस अपार्टमेंट के सो एंड सो फ्लैट नंबर में रहता हूँ। लेकिन आप सिर्फ गोल गोल बोल देते हो, हाँ सर सो एंड सो अपार्टमेंट, अब अपार्टमेंट में 100 फ्लैट है, तो 100 फ्लैट में कहाँ आपको मैं ढूंढता फिरूंगा, सोचने की चीज़ है। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रहना है। सो सीपीसी का विस्तार कहाँ तक होता है और किस पर नहीं लगता है, तो नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पर ये लागू नहीं होता। यहाँ पर क्या लग गया, एक्सेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड सीपीसी टू ट्राइबल एरियाज, क्या आंसर होना चाहिए, क्या राज्य सरकार एक्सटेंड कर सकती है, मतलब विस्तार कर सकती है सीपीसी का ट्राइबल एरियाज के ऊपर, क्या आंसर होना चाहिए, यस नो, ओनली विथ पार्लियामेंट परमिशन, ओनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, क्या होगा आंसर, व्हाट वुड बी द आंसर, Yes. यस, Yes. बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर है यस। इसमें राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। ये बात कहाँ लिखी हुई है कि एक्सटेंड कर सकता है, सेक्शन 1 में, कहाँ पर, सेक्शन 1 में सब सेक्शन 3 अभी दिखाया है, यहीं पर लिखा गया है, यहीं पर, प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न बाय Provided. नोटिफिकेशन, क्या लिख दिया, ये रहा, छोटा सा वर्ड है देखिए, एक्सटेंड, एक्सटेंड दी प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी ऑफ देम सो एंड सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द कोड अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ कोड्स, किस तरह के, किस टाइप के कोड पर ये सीपीसी अप्लाई होता है, किस तरह के कोड पर, कोड ऑफ Civil सिविल code. प्रोसीजर, हाँ जी, सिविल कोड, Civil court. बिल्कुल ठीक। नाउ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इज प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, बोथ और नन, क्या होना चाहिए, प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, बेसिकली इट इज ए प्रोसीजरल लॉ। नाउ द सीपीसी 1908 कमेंस्ड फ्रॉम, कब लागू हुआ था, कब कमेंस हुआ था, कमेंसमेंट की डेट पूछ रहा है, कमेंसमेंट का मतलब क्या होगा, द डे ऑफ एसेंट, जिस दिन लागू, डे एसेंट वाली डेट कौन सी है इसकी, एसेंट की डेट बता सकते हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ 21/3 एसेंट, 1908। हाँ 21 मार्च 1908, 21 मार्च 1908, तो ये हुआ है 21 यहाँ मार्च पे नहीं दिया. 1908। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, कमेंसमेंट की डेट पूछ रहा है, जिस दिन एसेंट दिया उसी The दिन day कमेंस of हुआ था assent. क्या, सर 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर है, कमेंसमेंट इस दिन हुआ 26 जनवरी 1950। समझ में आया ये आंसर कि नहीं आया, 26 जनवरी, हाँ जी बताइए सर, 372 की वजह से सर, क्या सर, आर्टिकल 372 की वजह से सर 26 जनवरी हाँ 1950 हुआ है। बिल्कुल सही, आर्टिकल 372 की वजह से ये 26 जनवरी 1950 को लागू, मतलब कमेंस हुआ है। जितने भी पुराने कानून हैं, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबका अगर हम देखेंगे तो सवाल पूछेगा तो ये है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है लागू होना, तो हम लोग लिखते हैं कम इनटू फोर्स, कब लागू हुआ, तो लागू होने की तारीख हो सकता है कि पुराना हो, जैसे 1 जनवरी 1909 से अंग्रेजों के जमाने से ये लग रहा है, ये अंग्रेजों के हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर जो है ना डायलॉग, सेम वही यहाँ पर है कि हम लोग अंग्रेजों के जमाने की कानून पढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी 1909 लागू हुआ। कमेंस होने का सिस्टम क्या है, कमेंस होना मतलब दुनिया को बता दिया कि भैया आज से लागू होगा, तो भारत जब रिपब्लिक हुआ उस तारीख से। हु हैज द पावर टू अमेंड द सीपीसी, किसके पास सीपीसी को अमेंड करने की शक्ति है, राज्य सरकार मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट, कौन इसको अमेंड कर सकता है,
ये तो भारत सरकार का कानून है, तो कौन करेगा इसको अमेंड? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट। नाउ अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 व्हेन वाज दी सीपीसी इनैक्टेड? ये सीपीसी कब इनैक्ट किया गया था? देखिए वर्ड यहां पर पकड़ना, इनैक्ट कब किया गया था। अगर ऐसे ही एक लाइन पूछ दे तो उसके हिसाब से सीपीसी कब इनैक्ट किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, बाय द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या होना चाहिए? देखिए सेक्शन यहां भी बता रहा कि इस सेक्शन के हिसाब से बताओ सीपीसी को कब इनेक्ट किया गया था। बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर उसमें सेक्शन 1 सब सेक्शन 3। बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सर। इसमें ऐसे इनैक्टमेंट की बात लिखी नहीं गई है इसमें सर कहीं भी। इनेक्टमेंट की बात नहीं है, लेकिन सर होल ऑफ इंडिया जो वर्ड यूज किया गया तो अमेंड करके ऐड किया गया था सर। हाँ, तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है। कब माना जाएगा? आफ्टर इंडिपेंडेंस, बाय द पार्लियामेंट। कौन सा लगाएं? ये तो नहीं होगा। व्हेन वाज सीपीसी इंडिया आएगा इनैक्टेड? बाय ये बाय द पार्लियामेंट। अच्छा, ये सीपीसी इनैक्ट करने की बात कर रहा है, तो इनैक्ट कब हुआ था? सेक्शन 1(3) के हिसाब से कब इनैक्ट हुआ था? 1(3) के हिसाब से यहां पर देखिए 1 लिखा। हाँ बताइए। एक्सटेंड हुआ ना सर, हमने एक्सटेंड किया इसको सर। हमने तो एक्सटेंड किया, बिल्कुल सही है। इनैक्ट कब हुआ है? इसके हिसाब से 26 जनवरी इनैक्ट कब हुआ है? करेंगे सोचिए सोचिए, बताइए, सबको ही बताइए सोच के। ये एक्सटेंट है सर। इसके हमने तो हिसाब से। 26 जनवरी 1950 के ही कंसीडर करके चलेंगे सर ना सर। वहां पे टर्म यूज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही ना इंडियन गवर्नमेंट बनी थी। क्या कंफ्यूजन है तगड़ा वाला, नहीं? देखिए एक सवाल हिला के रख दिया, कितना छोटा सा सवाल है। बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही आना चाहिए सर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। 1(3) के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। नाउ इज सीपीसी ए सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट? कितना सिंपल छोटा सा सवाल। सीपीसी सेंट्रल एक्ट है कि स्टेट एक्ट है, बता सकते हैं? सेंट्रल है कि स्टेट है? सेंट्रल एक्ट है। सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल। भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। सीपीसी डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू विच एरियाज? को कौन से एरियाज हैं जहां पर सीपीसी ऑटोमेटिकली अपने आप लागू नहीं होगा? तो कौन सा एरिया है वो? शेड्यूल्ड एरिया, मेट्रोपॉलिटन, कैंटोनमेंट, शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया। बहुत बढ़िया, शेड्यूल्ड एरिया। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ ये सीपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सीपीसी का विस्तार है पूरे भारतवर्ष में एक्सेप्ट नागालैंड एंड नागालैंड ट्राइबल एंड ट्राइबल एरियाज। एरिया। बहुत बढ़िया। सीपीसी कैन बी एक्सटेंडेड, देखिए खींच के ले जाना, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करते हैं ना, बोलते हैं ना एक्सटेंशन। तो सीपीसी कैन बी एक्सटेंडेड टू ट्राइबल एरियाज। कैसे करेंगे? बाय स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, पार्लियामेंट ओनली। तो ये क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ये बात कहाँ निकल के आई थी, किस सेक्शन में है? सेक्शन 1। कौन सा सब प्रोवाइडेड सेक्शन? 1 3 प्रोवाइडेड 1 का 3 प्रोवाइडेड प्रोवाइजो, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर है। डज सीपीसी एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज बाय डिफॉल्ट? बहुत क्लियर कह रहा कि क्या सीपीसी का विस्तार शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज पर डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी अपने आप लग जाएगा? क्या होगा आंसर? नो नो, बिल्कुल सही है। शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया पर नहीं लगता है, ट्राइबल एरिया पर लगने का सवाल ही नहीं है जब तक राज्य सरकार नहीं लगाएगी। विच शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ट्राइबल एरिया? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा शेड्यूल है, कौन सी अनुसूची है जो ट्राइबल एरिया को डील करती है? 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और 4th शेड्यूल। सर। हालांकि ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, लेकिन ये सीपीसी में डाल दिया है। ये क्या होगा? 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है वो भारत के संविधान का
ट्राइबल एरियाज को डील करता है। नेक्स्ट, द पावर टू एक्सटेंड सीपीसी टू ट्राइबल एरियाज इज गिवन अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी। यहाँ क्लियर करता है कि पावर टू एक्सटेंड सीपीसी यानी सीपीसी का विस्तार करने के लिए ट्राइबल एरियाज में यहाँ पर जो प्रोविजन है वो कहाँ पर दिया हुआ है? सेक्शन 1412 प्रोवाइजो सेक्शन 2। क्या इसमें आंसर सही है? सी में सर 1 का 3 आना चाहिए था सर। हाँ, 1 का 3 आना चाहिए, अब नहीं है तो इसको मान के चलते हैं कि यही है। हालांकि 1 का 3 होना चाहिए था बट यहाँ पर नहीं है तो इसको हम ये मान के लेते हैं। ठीक है, 1 3 जो है आंसर सही है आप लोग का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सीपीसी? सीपीसी का ऑब्जेक्ट क्या है? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड सर, पिनल प्रोविजन, consolidated रेगुलेट law क्रिमिनल ट्रायल्स, क्या है? कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल। सी सी सर। सी सी सर। कंसोलिडेट एंड अमेंड ये कहां से निकालते हैं? ये निकालते हैं प्रियम्बल से। Preamble से प्रियम्बल सर। को ही ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पर्पस बोल सकते हैं, जो कुछ भी है यहीं से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्रोसीजरल लॉ गवर्न्स। जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो गवर्न करता है किस चीज को? सब्सटैंटिव राइट को, कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स, मशीनरी फॉर इन्फोर्समेंट या पनिशमेंट। बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा है Conduct लेकिन of बहुत courts, sir, टेक्निकल है। B sir, Bombay. Conduct of courts. सब्सटैंटिव राइट्स को कॉल करता क्या सर? देखिए छोटे सवाल में फंसे आप लोग। हाँ बताइए। है। ए सर। सब्सटैंटिव राइट पक्का? मशीनरी फॉर फोर्स मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट, देखिए सब तो बोल ही दिया। पनिशमेंट तो सबको पता है कि नहीं होगा इसमें, तो 1 2 3 में से बताइए क्या होगा? Sir, conduct of court. प्रोसीजरल लॉ है, किस चीज को गवर्न करेगा? इन्फोर्समेंट कराता है? ये नहीं कराता है, इसीलिए इन्फोर्स नहीं कराता है। ये कंडक्ट ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, क्योंकि शुरुआत में क्या लिखा है इसने? एकदम शुरुआत में क्या लिखा है? प्रियम्बल में लिख दिया है। प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स यहाँ पर लिखा ऑफ है ना सिविल कोड्स ऑफ हाँ सिविल जुडिकेचर, यहाँ भी लिखेंगे तो प्रोसीजर ऑफ द कोड्स ऑफ सिविल जुडिकेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़िए। इज सीपीसी एग्जॉस्टिव ऑल ऑन ऑल प्रोसीजरल मैटर्स? क्या सीपीसी जो है एग्जॉस्टिव होता है सारे प्रोसीजरल मैटर पर? एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव मतलब No, पूरा sir. पूरा, कंप्लीट। Full sir. नो हाँ सर। फुल। तो क्या सीपीसी अप्लीकेबल होता है सारे प्रोसीजरल मैटर पर? लगता है ये यस, नो, ओनली इन हाई कोर्ट्स, ओनली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? नो सर। तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैटर पर लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर लगता है। इसमें सही आंसर एकदम जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, देखिए कितना छोटा सवाल है बट अगेन इट इज ए टेक्निकल क्वेश्चन। सीपीसी सारे प्रोसीजरल पार्ट पर लगता है, सारे प्रोसीजरल नो मैटर। बना वाला ना नो होगा। नहीं सर। ठीक है, No. चलिए। द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, सीपीसी का प्रोविजंस क्या है? रिजिड है, मैंडेटरी विदाउट एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बाइंडिंग इवन अनजस्ट। एकदम छोटे छोटे सवाल हैं। बताइए। C sir, subject to principle of natural justice. सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल Natural जस्टिस justice. पक्का? मैंडेटरी Yes, विदाउट sir. एक्सेप्शन नहीं, सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर। सीपीसी कंसिस्ट ऑफ, सीपीसी कंसिस्ट करता है किस चीज को? सीपीसी कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस ओनली, ऑर्डर्स Sections and ओनली, orders. सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। ये हम लोगों ने शुरू में कहा। सेक्शन कितने हैं? 158। ऑर्डर कितना है? 5151। लॉन्गेस्ट ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 21। 21. अब इतनी बार लिख रहा हूं, इसके बाद भी अगर आप लोग से गलती होगी तो फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं पूरे एकदम जी जान से मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका एकदम मतलब लगे अंदर से, यू जस्ट फील फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट कि मेरे को सीपीसी आता है, किसी को सिखा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, ऐसा होना है।
हाउ मेनी पार्ट्स डज द सीपीसी हैव? सीपीसी के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, कितने पार्ट्स कहे जाएंगे? 2 3 सर। 3। कौन कौन से बताइए? सही बोला, सही बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला। 3 की 4? जो बोला 3 सही सर। बोला 3 है आपने? सर। हाँ, 3 है 3 बिल्कुल शेड्यूल सही। पर नहीं ना। 3 होगा, 2 नहीं होगा। एकदम सही, परफेक्ट जवाब। द मेन बॉडी ऑफ द सीपीसी कंटेन्स, मेन बॉडी ऑफ सीपीसी में क्या क्या चीजें आती हैं? सीपीसी के मेन बॉडी में क्या क्या चीजें आएंगी? ऑर्डर, सेक्शन, शेड्यूल्स, रूल्स, क्या आएगा? सेक्शन सेक्शन सर। सेक्शंस। ओके। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी, अब बताइए, शेड्यूल जिन्होंने बताया, अब बताओ आप लोग, फर्स्ट शेड्यूल सीपीसी में क्या दिया है? सीपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स। फर्स्ट शेड्यूल सीपीसी में क्या है? ऑर्डर्स। देख लीजिए आप लोग, फर्स्ट शेड्यूल सीपीसी में क्या है? ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स एंड रूल्स। अच्छा, बेयर एक्ट निकाल के देख सकते हैं, कहीं पर मिल रहा है शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल देखिए इसके ऊपर है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? ऑर्डर्स प्लस रूल्स। सेकेंड शेड्यूल रिपील्ड, थर्ड शेड्यूल रिपील्ड, फोर्थ शेड्यूल रिपील्ड, फिफ्थ शेड्यूल रिपील्ड। एनेक्सचर कितना है? 1। क्लियर? तो है तो यहाँ पर 4 शेड्यूल, सॉरी 5 शेड्यूल, लेकिन 5 शेड्यूल में से एक ही शेड्यूल बचा हुआ है। बाकी सारे के सारे शेड्यूल्ड को क्या कर दिया? रिपील्ड। रिपील्ड का मतलब होता है ऐसे किसी को डिलीट कर देना, हटा देना, मानो कभी हमने ड्राफ्ट किया ही नहीं था। नाउ, कैन सीपीसी बी मॉडिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स? क्या सीपीसी को हम मॉडिफाई कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर? कर यस सर, सकता है इन राज्य सर्टेन सरकार? यस सर, इन सर्टेन मैटर्स में कर सकता है यस, सर। बिल्कुल परफेक्ट जवाब, कर सकता है। अच्छा, ये राज्य सरकार क्यों कर सकता है? इसका जवाब मेरे को बड़े आराम से चाहिए, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरे लिए रात अपना है, नागालैंड काम सर अपना है, बताइए। एज पर सर सेक्शन 1 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सर। नागालैंड सर ना। एक तो अच्छा है, उसके मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए सीपीसी, अगर अब आप लोगों से ये पूछ दिया जाए, ये मैंने छूट दिया है, ये बताइए सीपीसी 7th शेड्यूल जानते हैं आप लोग? 7th शेड्यूल जी ऑफ द सर। कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन से लिस्ट में आता है? ये कंकरेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या यूनियन लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में सर। पक्का? करंट सर। चेक जी करके सर। बताइए तो, मैं इसको रोकता हूँ, इसमें बहुत बार गलती होती है, देख लीजिए, देख के बताइए। जब सिविल देख ही रहे तो क्रिमिनल भी देख के बताइए। ये 2 में होगा शायद, एक नंबर पे है सर। 1 नंबर पे है, यहाँ नहीं, इसमें है ना 2। वो ऊपर भी आ गया था ना सर, वन में क्रिमिनल लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी आ इसकी गया वजह सर से तो। लिया। ये देखिए यहाँ पर पिनल कोड लिया है ना, ये क्रिमिनल, ये देखिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो आज की तारीख में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, सबसे बोल रहा हूँ, नया सवाल है, पूछ सकता है कि बीएनएसएस किस लिस्ट में चला गया है? बीएनएसएस किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट, आइटम नंबर है ये 2। और अगर सीपीसी की बात करेंगे तो आइटम नंबर कितना बन गया हमारे लिए? 13। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ क्लियर कर दिया है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेशन, आर्बिट्रेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपको, यानी आर्बिट्रेशन भी आइटम नंबर 13 में है, लिमिटेशन भी आइटम नंबर 13 में है, और ये सब कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर का आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा? कर सकता है, जब कंकरेंट लिस्ट में है तो दोनों कर सकता है ना फिर। सो कैन सीपीसी बी मॉडिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर? यस, इन सर्टेन मैटर्स। ओके, नाउ ऑर्डर्स इन सीपीसी आर, क्या हो जाएगा? ऑर्डर्स इन सीपीसी आर सब्सटेंटिव राइट्स, पीनल प्रोविजंस, प्रोसीजरल गाइडलाइंस, ज्यूरिस्डिक्शनल लिमिट्स। क्या होना चाहिए इसका आंसर? Procedural Procedural guidelines. guidelines. बहुत बढ़िया, प्रोसीजरल गाइडलाइंस। नाउ नेक्स्ट, if there is a conflict between a section and an order of CPC, which prevails? यदि
सेक्शन और ऑर्डर दोनों में झगड़ा हो जाए तो सेक्शन और ऑर्डर में कौन जीतेगा? सेक्शन जीतेगा कि ऑर्डर जीतेगा? सेक्शन सर। सेक्शन जीतेगा, बिल्कुल सही है। विच एवर इज रिसेंट नहीं, इसका आंसर होगा सेक्शन। विच बॉडी फ्रेम्ड द सीपीसी 1908? वो कौन सी बॉडी है जो सीपीसी को फ्रेम करती है 1908 में? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल समझिए, गवर्नर जनरल सर। फ्रेम कह रहा है, फ्रेम करना, यानी किसने सबसे पहले इसको बनाया था, फ्रेम किसने किया है? अब इसमें तो फंसने वाला आंसर होगा। कोई कह देगा ब्रिटिश लेजिस्लेचर, कोई कहेगा इंडियन पार्लियामेंट। अगर हम आर्टिकल 372 को पकड़ लेंगे तो फिर हमारे लिए इंडियन कॉन्स्ट पार्लियामेंट हो जाएगा। अगर इसको हटा देंगे तो फिर ब्रिटिश में चले जाएंगे। कौन होगा? फ्रेम सर करने की ब्रिटिश। बात कहाँ से आएगी? ब्रिटिश से सर। ब्रिटिश से। सो ब्रिटिश क्योंकि लेजिस्लेचर। हमने तो कमेंट्स किया ना सर, उसको हमने फ्रेम तो किया ही नहीं। फ्रेम तो किया ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेमिंग के लिए हम लोग अगर इसको ब्रिटिश लेजिस्लेचर की बात करें तो ब्रिटिश लेजिस्लेचर ने भी नहीं बनाया। यहाँ तो गवर्नर जनरल नहीं बनाया होगा ना। हमारा तो सर गवर्नर वो जनरल 1908 में साइन करके दे रहा है। असेंट दिया था सर उन्होंने। तो माना तो उसी ने जाएगा ना फिर। लेकिन सर बनाएगा तो लेजिस्लेचर ही ना सर, वो तो उन्होंने फॉरवर्ड किया बना हाँ के। ये बात सही है बिल्कुल। उस पॉइंट से पकड़ेंगे तो हमारे लिए द करेक्ट आंसर इज दिस वन। चलिए, द कोड हैज बीन अमेंडेड। इस कोड को अमेंड किया गया, कितनी बार अमेंड किया गया है? एक बार, फ्रीक्वेंटली, नेवर और ओनली इन 1908? कितनी बार अमेंड किया फ्रीक्वेंटली। गया है? चलिए, अमेंडमेंट वाला फ्री- पार्ट तो हम लोग खैर डील करेंगे। अपने सीपीसी को कब तक अमेंड किया गया है? अमेंडमेंट फ्रीक्वेंटली वाला करते पार्ट। यार। हम्म। फ्रीक्वेंटली किया फ्रीक्वेंटली में गया, फ्रीक्वेंटली जब जरूरत पड़ा है तब किया गया, यस और नो? अगर मोटा मोटा अमेंडमेंट हम लोग देखें तो याद कीजिए, 1999 में एक अमेंडमेंट हुआ था, फिर एक 2002 में भी अमेंडमेंट हुआ था। याद है किसी को ये वाला पार्ट, अमेंडमेंट? जी सर। सर सर उसको भी ऐसे भी तो 2000 कुछ कुछ पार्ट्स में स्टेट्स अमेंडमेंट तो दिख ही रहा है ना, तो फ्रीक्वेंटली ही हुई हाँ, है। वो तो स्टेट अमेंडमेंट है ना। वैसे भारत सरकार ने कब अमेंड किया? अभी फिर 2015 में अमेंड किया था कमर्शियल कोर्ट्स आने के बाद। ध्यान में है? जी सर। हाँ, तो उस पॉइंट से भी लेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ अक्सर आता है कि सीपीसी जो कानून है, क्या ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है या एग्जॉस्टिव नहीं है? यानी ये अपने आप में कंप्लीट है या ये कंप्लीट नहीं है, ये मामला आता है। क्या ये कंप्लीट माना जाए नॉट या एग्जिस्टिंग। कंप्लीट इसको ना माना जाए? नो सर। क्या सर? सर क्योंकि बाकी कुछ मैटर्स में सर, सिविल के जो मैटर्स हैं उनमें सर प्रोसीजर अलग से अडॉप्ट किया जाता है सर। हम्म, ये बात बिल्कुल सही है। खैर, इसमें आ जाएगा फ्रीक्वेंटली। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने डील नहीं किया है, इसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो खैर चलिए, अब इसमें से कुछ पार्ट पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे तब। हालांकि आगे चलिए, लेटेस्ट मेजर अमेंडमेंट सीपीसी में कब हुआ है? एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट। 19 1976 सर। सर 1976। और सर देख के, सबसे और देख मेजर के तो यही बताइए। है सर उस, लेकिन लेटेस्ट में सर 2002 का है, ये कह हम्म, सकते हैं सर हम। ये 2002 का होगा। चलिए, अमेंडमेंट वाला पार्ट है। भव्य आवाज आ रही है? भव्या का टेंशन मेरे को लेना पड़ता है जी सबसे। सर, जी सर। हाँ, उसका टेंशन मुझे लेना। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया इनके बारे में। अच्छा, आपने वो कहाँ से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है? इन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है, ये गए हैं अभी मैच खेलने का। बता रहे थे इनके मौजी की। कहाँ से ली है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भव्या आपने? सर हस्तनापुर। हस्तिनापुर? जी सर। ये हस्तिनापुर कहाँ है भाई? हरियाणा? सर इतिहासामध्ये वाचलंय. दिल्ली में सर। दिल्ली? अच्छा, दिल्ली सर हस्तिनापुर। मेरठ से नहीं नहीं सर, मेरठ से आगे पड़ता है। मेरठ से आगे पड़ता है। अभी वो कौन सा आप गए थे वो खेलने के लिए मैच, जो भी होता है कंपटीशन? सर स्टेट खेलने गए थे सर, लखनऊ। अच्छा, चलिए, देखिए ये बहुत एक्टिव बंदा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मेरे को तो इनका मतलब क्या कह सकते हैं,
गोल पर मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब बोल ही नहीं सकते, उसके लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं आ रहा है जो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। मेरे को तो कल ही पता चला, मुझे ध्यान में नहीं था ये बात। चलिए फिलहाल ठीक है। देखिए, अब इसमें जो चीज़ आती है अमेंडमेंट वाली बात, जहाँ आप थक जाना बता देना भाई भव्य आप, ठीक है आपके चलते हुए टेंशन जी लेना, सर, जी सर, जी ठीक है, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग है भाई, फिजिकल भी करते हैं मेंटल भी करते हैं। देखिए, अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट अमेंडमेंट अगर बोल रहा है, तो सीपीसी का जो अमेंडमेंट आया वो आया 1999 में, और एक दूसरा अमेंडमेंट हमारा जो बन के आता है वो आता है 2002 में, 2002 में अब याद तो हो गया होगा 1999 में जो सॉरी, ये चैलेंज हो गया था, और सर ये दोनों इकट्ठे ही सर 1 जुलाई 2002 को सर लागू किए हाँ, गए ये थे। दोनों ही अमेंडमेंट जो है एक ही बार लागू किए गए थे, 1 जुलाई 2002 में। और इसको चैलेंज करने वाला केस था, केस का नाम भी याद होगा आप लोग को, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया। सलेम, सलेम जगह का नाम है, आदमी का नाम नहीं है, साउथ इंडिया का कोई जगह है, शायद मदुरई के आसपास का है, मैं बहुत पहले गया हूँ, याद नहीं है मेरे को सलीम, लेकिन ध्यान है एडवोकेट एसोसिएशन, सलेम एडवोकेट एसोसिएशन ऐसे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके चलिए, अब आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट हमने फिनिश कर दिया अपना। क्या हो गया, अब ये क्यों मेरे को फोन कर रहे हैं? सर काही नाहीये, नीट गेलं होतं. अरे मैडम, मैं मला टेंशन, वाटलं तुम्हाला सांगावं. अरे मैडम आप ठीक ही जो है। आहे. चलिए हा ठीक मीच है, आहे. सॉरी सर. चलिए ठीक है। नाउ अब ये तो हो गया, चलिए ठीक है। तो अभी ये वाला जो पुराना वाला पार्ट है ना, इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग मेंस का क्वेश्चन करेंगे, इस पार्ट को मैं यहीं पर स्टॉप फिलहाल करता हूँ।